Hello everyone, in this video we'll learn what is RNA and different types of RNA. So previously we discussed what is RNA in detail, RNA क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके का बायो मॉलिक्यूल होता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली थी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ RNA डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सही है। RNA क्या होता है? RNA जो है वो एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, लाइक डीएनए की तरह। दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अगर न्यूक्लिक एसिड है तो इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है, वो समझने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आरएनए और यहाँ पे आ जाएगा डीएनए, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। देखो, दोनों के अंदर बीटा शुगर होती है, सही है। दोनों के अंदर राइबोस होती है, जो कि एक तरीके की पेंटोज शुगर है। देखो ना, पेंटोज शुगर बहुत तरीके की होती हैं, जैसे कि राइबोलोस हो गया, ज़ैलुलोस हो गया। ये सारी चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी। चैप्टर आई मीन जो कार्बोहाइड्रेट वाली वीडियोस थी उसके अंदर। अच्छा, तो डिफरेंस कहाँ पे? डिफरेंस ये है कि आरएनए वाली जो शुगर है वो ऑक्सीजनेटेड होती है, वाइल डीएनए वाली जो शुगर है, नाम से पता चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड होती है। सही है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाएगी। ओके, अब तुम मुझे बताओ, ये शुगर जो मैंने बनाई है यहाँ पे, ये एक मिनट, ये बीटा शुगर है, तो मैंने अल्फ़ा बना दी थी, तो अब बना देंगे बीटा। ये बन गई बीटा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, ये ऑक्सीजनेटेड शुगर है या फिर डीऑक्सीजनेटेड शुगर है? देखो, आई होप यू ऑलरेडी आंसर्ड इट, पर अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि इज इट अ ऑक्सीजनेटेड शुगर और इज इट अ डीऑक्सीजनेटेड शुगर, सो यू हैव टू लुक एट कार्बन नंबर 2, ठीक है। कार्बन नंबर 2 को देखोगे हमेशा। कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर ऑक्सीजन है तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड है, अगर नहीं है तो डीऑक्सीजनेटेड है। कार्बन नंबर 2 कौन सा होगा? ये मैंने कार्बन नंबर भी लिख दिया, अब तो ये होगा कार्बन नंबर 2। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कि ये शुगर कैसी हुई? ऑक्सीजनेटेड। तो ये शुगर आरएनए के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, डीएनए के अंदर आप ये शुगर नहीं इस्तेमाल कर सकते। सही है। तो ये थे ये डिफरेंसेस। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, दैट्स नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसेस दो होती हैं, प्यूरीन, पैरामिडीन, ठीक है। प्यूरीन के अंदर आपके पास एडेनिन आता है, और क्या आता है? एडेनिन आता है, उसके बाद साइटोसिन होता है ना, या एडेनिन या गुआनिन होता है। एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरीन होता है, और एडेनिन एंड गुआनिन ही होता है, आई थिंक, यस। ओके, एडेनिन एंड गुआनिन एंड पैरामिडीन के अंदर क्या होता है? एडेनिन यहाँ पे होता है थायमीन या फिर यूरासिल, गुआनिन का होता है साइटोसिन, ठीक है। अब डीएनए आरएनए के अंदर यही डिफरेंस होता है, डीएनए के अंदर हमेशा थायमीन मिलेगा, और आरएनए के अंदर हमेशा आपको यूरासिल मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, सही है। उसके बाद आ जाता है आपके पास फॉस्फेट पे। फॉस्फेट जो है ना, वो थोड़ा सीधा साधा है, वो बेचारा दोनों में ही सेम होता है, ठीक है। और आरएनए जो है उसके बाद भी सेम अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा। अगर एक फॉस्फेट है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो डीएनए के पास भी ये होता है, तो ये दोनों में सेम होता है, ठीक है। उसके बाद एक और डिफरेंस ये है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड्स होती हैं इसकी।
आपने वो पढ़ा होगा ना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वही है। आरएनए के अंदर क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, एक ही स्ट्रैंड होती है इसकी, ठीक है। अब बात करेंगे मेन टॉपिक के बारे में, दैट्स टाइप्स ऑफ आरएनए एमआरटी। ओके, यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक टेबल जिससे आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। आई फील लाइक इन तीनों को जब आप टेबल फॉर्म में याद करोगे सो आपको याद आसानी से होगा, और दूसरी बात ये कि आपको इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत इजी हो जाएगा याद करना भी एंड रिकॉग्नाइज करना भी। सो आई एम जस्ट गोना मेक अ वेरी सुंदर सा टेबल हियर। mRNA, tRNA, यहाँ पे आ जाएगा mRNA, rRNA एंड tRNA। सही है। पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं वो है स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स कितनी होती हैं, देखो आरएनए है तो स्ट्रैंड तो तीनों में सिंगल होगी, है ना, तीनों में स्ट्रैंड सिंगल होगी। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि जो टीआरएनए है उसके पास कहीं कहीं पे ड्यूप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं पे डबल स्ट्रैंड बन जाती है। कहाँ पे बनती है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्पेसेस होती हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्पेसेस होती हैं। सही है। अच्छा, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ले लेते हैं साइज, यानी कि लेंथ। सबसे बड़ी साइज़ इन तीनों में किसकी होती है, वो होती है आरएनए की। सबसे छोटा होता है टीआरएनए, और बेचारा जो एमआरएनए है हमारा वो इंटरमीडिएट साइज़ का होता है। इसकी साइज़ बेसिकली साइज़ ऑफ जीन पे डिपेंड करती है। इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ जीन पे। सही है। अच्छा, मुझे एक बात, चलें वो बाद में कर लेंगे, एक कंसेप्ट है छोटा सा, इट्स ओके। तो थर्ड जो हम लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं वो हम लोग परसेंटेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एमआरएनए जो है वो क्योंकि सबसे छोटा है और सबसे कम क्वांटिटी के अंदर जो है वो टीआरएनए होता है। सबसे कम क्वांटिटी स्मॉलेस्ट है, तो सबसे कम क्वांटिटी तो इसकी होगी। सही है। लेकिन होती असल में एमआरएनए की सबसे कम परसेंटेज है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखो, ये डिफरेंस पता लगाओ। यहाँ पे जो साइज़ की बात कर रहा है ये साइज़ में सबसे छोटा है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसकी परसेंटेज भी कम हो, ठीक है। एमआरएनए की परसेंटेज होती है 3 to 4%। टोटल डीएनए की बात हो रही है, सॉरी आरएनए की बात हो रही है। अगर आरएनए 100% है, उसका 3 to 4% जो है वो एमआरएनए होगा, ठीक है। उसका 80% जो है वो आरएनए होगा, और बाकी कितना बचा 10 to 20% जो है उसका टीआरएनए होगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद प्रॉपर्टी कर लेते हैं कि आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इन तीनों की वो है फंक्शन, यानी कि जॉब क्या है। होता है ना, सब लोग पूछते हैं जॉब क्या करते हो, इनका भी वही है, जॉब क्या है इन तीनों की, जॉब क्या करते हो भाई। तो जॉब क्या करता है, फंक्शन क्या है इनका। तो इसको समझने से पहले, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है, इसको समझने से पहले कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पे मैं तुम्हें समझा दूँगी, बहुत आसान है। देखो ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सही है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये सबको पता है ना, डीएनए से आरएनए बनता है। तो ये जो यहाँ पे जो आरएनए बन रहा है ये एमआरएनए बनता है पहले, और इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सही है। और फिर ये एमआरएनए कहाँ जाता है, ये एक साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनल होता है जिसे राइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि बना हुआ होता है आरएनए से, ठीक है। आरएनए से राइबोसोम बना हुआ होता है, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन्स इस ऑर्गेनल पे बनते हैं
और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। सही है। तो mRNA जाएगा rRNA के पास और इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो इसने कहाँ से ली है, DNA से ली है। तो यहाँ पे एक और RNA होता है tRNA। तो mRNA बताता है कि ये अमाइनो एसिड लगना चाहिए, यहाँ पे प्रोटीन्स बन रहे हैं। सही है, ये चेन बन रही है। तो mRNA बताता रहता है कौन कौन सा प्रोटीन, कौन कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा प्रोटीन के अंदर। tRNA उसे क्या करता है, उसे कंफर्म करता है कि हाँ ये जो बता रहा है सही है, डबल चेक करता है जैसे कि। और tRNA खुद पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम में लाता है। ये क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, इन्हें पकड़ पकड़ के राइबोसोम में लाता है। ठीक है। और फिर ऐसे ही इस तरीके से प्रोटीन की चेन बनती जाती है। ठीक है। और यहाँ पे जो RNA से प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे जो RNA से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। क्लियर। अगर ये समझ में आ गया ना तो इन तीनों का फंक्शन यहाँ पे जानना बहुत आसान हो जाएगा। पहले बात करेंगे mRNA की। mRNA का काम क्या होता है। mRNA carries genetic information from DNA to the ribosomes। क्यों लेके जाता है, for protein synthesis। ठीक है। अब mRNA का काम क्या है। mRNA जो है ठीक है, mRNA जो है वो DNA से इंफॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है अगला अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है, देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो DNA से इन्फॉर्मेशन ली गई है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। लेकिन ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, दिस इज़ प्रेजेंट इन अ स्पेशल फॉर्म, यानी कि mRNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन अ स्पेशल फॉर्म कॉल्ड कोडॉन। उसे कोडॉन बोलते हैं। ठीक है। कोडॉन क्या होता है, देखो कोडॉन एक तरीके का कोड है। इट्स अ 3 letter कोड एंड 1 कोडॉन हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इसीलिए इसे 3 letter कोड बोलते हैं। इसके बाद एक कोडॉन के पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। और एक कोडॉन हमें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल ये एक कोडॉन है AUB। ठीक है। ये कोई कोडॉन नहीं है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। ठीक है। क्योंकि बी तो कोई बेस है ही नहीं ना, बी से कोई बेस स्टार्ट होती नहीं है। ये A क्या है, एडेनिन हो गया, U क्या है, यूरासिल हो गया, बी कौन सी बेस है, कोई भी नहीं है। तो ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिया है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो समझ लो ये एक कोडॉन है और इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये ग्लाइसिन का कोडॉन है, हर अमाइनो एसिड का अपना कोडॉन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कोडॉन का कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो mRNA बहुत आसान चीज़ है। ठीक है। तो ये सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर कोडॉन क्या होता है वो ये होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 64 पॉसिबल कोडॉन्स हैं, 64 पॉसिबल कोडॉन्स। ठीक है। जो कि कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड के बारे में। हमें पता है ना अमाइनो एसिड तो हज़ारों हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। और 64 पॉसिबल कोडॉन्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। तो ये था mRNA की कहानी। अब आ जाते हैं हमारे rRNA, जो है सबसे ज़्यादा, लेकिन काम इसका इतना है कि ये एज अ कॉम्पोनेंट, यानी कि rRNA इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है। और राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सही है। उसके बाद आता है हमारा tRNA, जो है बेचारा सबसे छोटा, यानी कि ये इतना छोटा होता है कि इसके अंदर सिर्फ 70 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये इतना छोटा होता है। चलो इसकी फंक्शन की बात करें तो tRNA का काम क्या होता है। tRNA helps translate the genetic code
genetic code into a protein sequence by carrying specific amino acid. कहाँ पे लेके जाता है अमीनो एसिड को? मैंने बताया था राइबोसोम के पास। सही है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये ट्रांसलेट करता है इस कोडॉन को, ठीक है। जेनेटिक कोड यानी कि कोडॉन की बात हो रही है। टीआरएनए अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कन्फर्मेशन होती है। टीआरएनए क्या करता है? कन्फर्म करता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसने अमीनो एसिड लगाया है वो सही है या नहीं। तो क्योंकि देखो ना हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके एंजाइम भी बनाएंगे, हार्मोन्स भी बनाएंगे। अगर एक अमीनो एसिड भी इधर उधर हो जाता है तो एक पूरी बहुत ख़तरनाक कोई बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का केस ले लो आप, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन लग जाता है, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करना कि जो अमीनो एसिड लगा है वो सही है या नहीं, तो दैट्स डन बाय टीआरएनए। टीआरएनए वो जो जेनेटिक कोड है, ये जो कोडॉन है, इसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है, और फिर खुद जाके साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को उठा के राइबोसोम के पास लाता है। उस तरीके से प्रोटीन चेन बनती है। देखो कोड को डिकोड करने के लिए हमें कोई डिकोड, मतलब कोड को तोड़ने के लिए कोई डिकोड चाहिए ना हमें, ठीक है। तो यानी कि कोड को डिकोड करने के लिए टीआरएनए होता है, कोडॉन को डिकोड करने के लिए टीआरएनए। टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडॉन होता है, एंटी कोडॉन। जैसे कि ये यहाँ पे हमने कोड क्या लिया था? AUB। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास BAG, ये हमारे पास एंटी कोडॉन है, तो ये जाएगा कंफर्म करेगा, अच्छा ठीक है ये हो गया कंफर्म, तो ये खुद जाके ग्लाइसिन को उठा के लाएगा राइबोसोम के पास, ठीक है। तो ये काम होता है टीआरएनए का। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पूरा आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसको मैं बोलती हूँ मास्टर एग्जाम्पल, क्योंकि इससे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। देखो डीएनए से क्या बनता है? mRNA, ठीक है। mRNA के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक स्पेशल फॉर्म के अंदर होती है जिसे कोडॉन बोलते हैं। समझ लो यहाँ पे मेरे पास एक कोडॉन है, ये असल वाला कोडॉन लिख रही हूँ मैं, अपनी तरफ से नहीं है, ये इस रियल में कोडॉन है, AUG। ये एक सच्ची मुच्ची वाला कोडॉन है, ठीक है। और ये किस अमीनो एसिड का कोडॉन है? ये है मिथियोनिन का कोडॉन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। मिथियोनिन का कोडॉन है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मिथियोनिन का कोडॉन है, सही है। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? ये आएगी राइबोसोम के पास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आता है टीआरएनए। टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होगा। अब तुम खुद एंटी कोडॉन बना लो। ए है, एडेनिन के साथ कौन सी बेस होती है? यूरासिल। यूरासिल के साथ कौन सी बेस होती है? एडेनिन। गुआनिन के साथ क्या होता है? साइटोसिन, ठीक है। तो UAC, ये क्या बन गया? एंटी कोडॉन, ठीक है। अब देखो ये इससे मैच कर रहा है, हाँ जी मैच कर रहा है। तो यानी कि जो मिथियोनिन है ये हमने सही अमीनो एसिड चूज़ किया था। तो टीआरएनए खुद साइटोप्लाज्म से मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड कहाँ पे लेके आता है? राइबोसोम के पास। और इस तरीके से जो प्रोटीन चेन बन रही थी वहाँ पे जो है वो मिथियोनिन लग जाता है, सही है। सो दिस इज़ हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी ऑन राइबोसोम्स। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे हमने हर चीज़ देखी, हमने आरएनए के बारे में भी रिविजन किया, एंड I hope it worked out for you. I hope you gained something out of it, and thank you so much for watching. See you later. When we are for the next videos, we are going to do topics of enzymes, या फिर हम लोग enzymes के बाद हम लोग एक क्विज सेक्शन भी कर लेंगे जिसके अंदर possible questions हैं MDCAT के लिए. So we are going to do that probably. So yeah. For now, thank you so much for watching. See you later.